अपॉर्चुनिटी यंग का द्विजेटी प्रयोग, यंग का द्विजेटी प्रयोग। सुबह पढ़ा था ना बेटा हमने, किसका व्यतिकरण पढ़ा, ठीक है। व्यतिकरण पढ़ा तो व्यतिकरण में क्या था आपके पास, कैसी तरंगें होनी चाहिए, कैसी प्रकाश तरंगें होनी चाहिए। व्यतिकरण में कैसी प्रकाश तरंग, दो प्रकाश तरंगें होनी चाहिए पहला तो, ठीक है। दो प्रकाश तरंगें जिनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान, और किसी बिंदु पर कलांतर सदैव क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। ऐसी तरंगों को आप कहते हैं कला संबद्ध तरंगे, ठीक है। कैसी तरंगे कहलाएंगी, कला संबद्ध, जिनकी आवृत्ति क्या हो, समान हो, आयाम बराबर या लगभग बराबर हो, और किसी बिंदु पर कलांतर क्या रहे, नियत रहे। उन तरंगों को क्या कहते हैं आप, कला संबद्ध तरंगे। तो व्यतिकरण देखने के लिए आपको कैसे स्रोतों की आवश्यकता होती है, कला संबद्ध स्रोतों की आवश्यकता होती है। दो बल्ब हैं सेम वाटेज के हैं, वो क्या नहीं होते हैं, कला संबद्ध स्रोत नहीं होते, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, व्यतिकरण देखने के लिए हमको दो ऐसे स्रोत चाहिए जो परस्पर क्या रहे, कला संबद्ध रहे, ठीक है बेटा। अब दो स्वतंत्र स्रोत क्या नहीं हो सकते, कला संबद्ध नहीं हो सकते। तो यंग ने अपने प्रयोग में क्या किया, एक ही मूल स्रोत के कितने स्रोत बना दिए, दो स्रोत, ठीक है। वो दो स्रोत क्या होंगे, आपस में परस्पर कला संबद्ध। तो पर्दे पर क्या दिखाई देता है, व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देता है, ठीक है। व्यतिकरण प्रतिरूप देखने के लिए यहां पर स्लिट ले लिया, पहले लिए उन्होंने एक स्लिट, एक पर्दा ले लिया, ये Y1, जिसमें एक बारीक रेखा छिद्र क्या बना दिया, ये S। ये पहला पर्दा है जिसमें बारीक रेखा चित्र क्या बना दिया, एक S। इस पर्दे को नाम दे देता हूं क्या, Y1। इसके सामने कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा रख दिया, ये रख दिया बेटा दूसरा। इसमें केंद्र से बराबर दूरी पर, ये बराबर दूरी पर दो बारीक रेखा छिद्र ले लिए, क्या किया, S1 और क्या, S2 ले लिया बेटा, ठीक है। इसके बाद इसके सामने एक तीसरा पर्दा रख दिया, ये, जिसमें इसका क्या दिखाई देता है, व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देता है। इसको O बिंदु मान लेता हूं, ये पर्दा Y2, ये पर्दा कितना, Y3, ठीक है। क्या देखना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, व्यतिकरण प्रतिरूप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इसका केंद्र बिंदु ले लिया आपने, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से देखना, नहीं आए समझ तो दोबारा पढ़िए। एक तीन आपने क्या ले लिए, पर्दे ले लिए। पहले पर्दे Y1 पर क्या लगाया, एक बारीक छिद्र क्या लगा दिया आपने, S, ठीक है। इसके सामने दूसरा पर्दा है जिसमें दो बारीक छिद्र कर दिए, क्या आपने, S1 और S2। और तीसरा पर्दा कुछ दूरी पर लगा दिया, जिस पर क्या है आपके पास, क्या दिखाई देगा, व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देगा। यानी कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण किसमें दिखाई देगा, इसमें। यानी कि यहाँ पर चमकीली और काली पट्टियां दिखाई देंगी। चमकीली पट्टियां में संपोषी व्यतिकरण, काली पट्टियां में विनाशी व्यतिकरण। चमकीली पट्टियां में तीव्रता क्या, अधिकतम, काली पट्टियां में तीव्रता क्या, न्यूनतम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक वर्णी प्रकाश किरण डालते हैं। एक वर्णी प्रकाश मीन्स क्या हुआ, जिसमें एक ही तरंगदैर्घ्य हो, ठीक है बेटा, जिसमें क्या हो, केवल एक ही तरंग, श्वेत प्रकाश नहीं है, श्वेत सूर्य का प्रकाश है, उसमें तो कितनी तरंगदैर्घ्य होती है, 7, तो नहीं, एक वर्णी प्रकाश डाल। अब जब प्रकाश डालेंगे तो ये जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा, समतल होगा बेटा, कैसा होगा, तरंगाग्र समतल। यानी कि समतल तरंगाग्र किस पर आपतित हो रहा है, पर्दे Y1 पर आपतित हो रहा है, ठीक है। यहां पर से अब तरंग, आपको मालूम है तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण किसकी तरह व्यवहार करता है, एक नए तरंग स्रोत की तरह काम करता है, जिससे क्या निकलती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, और प्राथमिक की चाल से कहां को जाती हैं, चारों दिशाओं में क्या होती हैं, गति करती हैं। तो यहां पर भी वैसा ही है,
जब ये तरंगाग्र यहाँ पर पड़ेगा तो यहाँ पर वाला तो क्या हो जाएगा, परावर्तित, यहाँ पर वाला क्या हो जाएगा, परावर्तित। ब्लॉक है ना बेटा वहां पर, ठीक है, रुकावट है तो आगे नहीं जा पाएगा। मगर ये बारीक रेखा छिद्र किसकी तरह काम करता है, एक रेखा स्रोत या बिंदु स्रोत, किसकी तरह काम करेगा, एक बिंदु स्रोत की तरह। यानी कि यहां पर से क्या निकलेंगी, इसमें से द्वितीयक तरंगिकाएं, और कहां जाएंगी, आगे को जाएंगी। क्योंकि ये बिंदुवत स्रोत है तो यहां से कैसा तरंगाग्र निकलेगा, गोलीय तरंगाग्र, ठीक है, कैसा निकलेगा, गोली। तो यहां पर से गोलीय तरंगाग्र निकलेगा और तरंगिकाएं सुरंग और गर्तों के रूप में कहां की ओर जाएंगी, आगे की ओर जाएंगी, ठीक है, किसके रूप में जा रही हैं, सुरंग और गर्तों के रूप में कहां की ओर जाएंगी, आगे की ओर जाएंगी, फैलती जाएंगी बेटा, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। इसमें क्या पड़ा, एक समतल तरंगाग्र, बाकी तो क्या हो गया, परावर्तित। मगर जो रेखा छिद्र एस था उसने किसकी तरह काम किया, एक बिंदु स्रोत की तरह। बिंदु स्रोत है तो वहां से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, एक द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। बिंदु स्रोत से द्वितीयक तरंगिकाएं कैसे निकलती हैं, गोलाकार। यानी कि यहां से जो तरंगाग्र होगा किस आकृति का निकलेगा, गोलाकार। गोलाकार किस रूप में चलता है, वो सुरंग और गर्तों के रूप में कहां की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, ठीक है सर। जब आगे की ओर गया तो ये कहां पर पहुंचेगा, इस S1 और S2 पर। यहां पर पहुंचने वाली क्या हो जाएंगी, परावर्तित, यहां पर परावर्तित, यहां पर परावर्तित, यहां पर परावर्तित। तो S1 और S2 किसकी तरह काम करेंगे, फिर से बिंदु स्रोत की तरह। बिंदु स्रोत से कैसी तरंगिकाएं निकलती है, द्वितीय तरंगिका। यहां पर कैसे आकार की निकलेंगी, गोलीय तरंगाग्र निकलेगा। तो यहां पर कैसा तरंगाग्र निकला आपके पास, गोलीय। फिर यहां से भी निकलेगा सुरंग और गर्तों के रूप में, ठीक है, सुरंग और गर्त। ये सुरंग को दिखा दे रहा हूं डॉटेड से, गर्त को दिखा दे रहा हूं किससे, सॉलिड लाइन से, ठीक है, सुरंग और गर्तों के रूप में। ये इस तरीके से यहां से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती, ठीक है। अब ये द्वितीय तरंगिकाएं पर्दे Y2 और Y3 के बीच मिलेंगी, आपस में अध्यारोपित होंगी बेटा, ठीक है। कहीं पर किस कला में मिल सकती हैं, समान कला में। कहीं पर किस कला में मिल सकती है, विपरीत कला में, ठीक है। तो जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर पर्दे पर आपको क्या, केंद्रीय चमकीली पट्टी, उसके बाद क्या अधीत, फिर क्या दीप, फिर क्या अधीत, ऐसी पट्टियां आपको दिखाई देती है। जो किसका व्यतिकरण प्रतिरूप हो गया, स्रोत एस का क्या हो गया, व्यतिकरण प्रतिरूप हो गया, ठीक है। ये पहली वाली तो क्या दिखाई देगी आपको, दीप, फिर क्या ब्राइट हो गई है, ठीक है, ये फिर उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर यहां पर नीचे भी एकांतर क्रम में डार्क, ब्राइट और क्या, डार्क। ऐसी पत्तियां आपको क्या करेंगी, एकांतर क्रम में दिखाई देती रहेंगी, दिखाई देंगी बेटा, ऐसी। आ रहा है समझ में, ठीक है। अभी हमने केवल किसके आधार पर सीखा, द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। इसको हम प्रकाश को किरण मानकर नहीं समझा सकते। व्यतिकरण को किसके आधार पर नहीं समझाया जा सकता है, किरण प्रकाशिकी के आधार पर नहीं समझा, केवल किसके आधार पर समझा सकते हैं, तरंग प्रकाशिकी के, तरंगाग्र के आधार पर समझा रहे हैं ना, तो किसके आधार पर समझा सकते हैं, तरंग प्रकाशिकी के आधार। तो याद रखना, क्या व्यतिकरण की घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन कर रही है, व्यतिकरण की घटना। आ रहा बेटा समझ। अब इसका क्या करना है, आपने व्याख्या करनी है, ठीक है। तो कैसे बन रही है, यहां पर चमकीली फ्रिंज केंद्रीय, फिर अदीप्त, फिर चमकीली, फिर अदीप्त फ्रिंज है, कैसे बन रही है, उसके लिए क्या करना है, आपने क्या किया, आपने एस पर समझा दिया है, फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। तो रचना, ठीक है। अब जो क्रियाविधि इसकी हुई, एस पर, एस एक बिंदुवत स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे द्वितीय तरंगिकाएं चलकर कहां की ओर जाती हैं, आगे की ओर। बिंदुवत स्रोत की तरह कार्य कर रहा है, तो एस से जो द्वितीय तरंगाग्र निकलेगा कैसा निकलेगा, गोलीय तरंगाग्र। किस रूप में निकल रहा है, सुरंग और गर्तों के रूप में। आगे चलते हुए द्वितीय तरंगिका कहां तक पहुंच रहा है, S1 और S2 तक, ठीक है।
S1 और S2 तक पहुंच रहा है, तो S1 और S2 फिर किसकी तरह काम कर रहे हैं? क्या बिंदु स्रोत की तरह। उनमें से फिर क्या निकल रही है? द्वितीय तरंगिकाएं। और किसकी चाल से? प्राथमिक की चाल से। कहां को जा रही है? आगे को जा रही है। ठीक है, यहां पर से भी कैसा तरंगाग निकला? गोलीय तरंगाग। यहां पर से भी कैसा तरंगाग निकला? गोलीय तरंगाग। द्वितीय तरंगिकाएं निकल रही है। वो तरंग, देखो दो स्रोत हो गए ना बेटा एक ही स्रोत के। ठीक है, इन दोनों से निकलने वाली तरंगिकाएं यहां से पर्दे तक पहुंचने के बीच आपस में क्या होती है? अध्यारोपित होती हैं। आपस में क्या होती हैं? मिलती हैं, जिसके कारण यहां पर आपको केंद्रीय फ्रिंज कैसी दिखाई देगी? चमकीली। ऊपर क्या? अदीप्त। फिर क्या? दीप्त एक। जहां पर चमकीली फ्रिंज दिखाई दे रही है मीन्स वहां पर किस कलांतरें मिल रही हो? समान। ठीक है, कलांतर कितना? 0। ठीक है, या पथांतर कितना हो गया? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 4 लैम्डा। और जहां पर अदीप्त फ्रिंजें मिल रही है वहां पर किस कला में मिल रही है? विपरीत कला में। यानी कि दोनों के आयाम क्या हो जा रहा है? माइनस हो जा रहे हैं। ठीक है, विपरीत कला में मिल रही है, यानी कि एक की तीव्रता दूसरे की तीव्रता को क्या कर दीजिए? खत्म कर रही है, आसान भाषा में कह लो। ठीक है, तो वहां पर कैसी फ्रिंजें बन रही है? काली फ्रिंजें बन रही है। आ रहा बेटा समझ में? ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है? देखो इसका डेरिवेशन आता है। चमकीली और काली फ्रिंजों की स्थितियां और क्या? फ्रिंज चौड़ाई का निगम। चमकीली और काली फ्रिंज की स्थितियां, कहां पर चमकीली फ्रिंजें बनती हैं यानी कि तीव्रता क्या? अधिकतम। और कहां पर क्या बनती है? काली फ्रिंजें बनती है। वैसा ही चित्र बनाते हैं, बस थोड़ा सा। पहला क्या लिया आपने? रेखा चित्र एस। ठीक है बेटा, इसके बाद पहले ये बना लेते हैं। फिर यहां पर क्या ले लिया आपने? दो बारीक रेखा चित्र, जिनका नाम क्या दिया आपने? S1 और S2। ये S1 ले लिया, ये क्या ले लिया आपने? S2। S1 S2, ये केंद्रीय बिंदु क्या ले लिया आपने? O ले लिया। ठीक है, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी क्या ले लिया आपने? स्मॉल a। दोनों ये जो S1 और S2 के बीच की दूरी कितना? स्मॉल a। ठीक है, यहां पर से कैपिटल D दूरी पर क्या रख दिया आपने? पर्दा। ये कैपिटल D दूरी पर पर्दा रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं, मान लेते हैं C यहां पर से चलने वाली, S1 से चलने वाली और S2 से चलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं कहां पर मिलती हैं? बिंदु P पर मिलती है। ठीक है, कहां पर मिलती हैं? बिंदु P पर। अभी हमको ये नहीं पता है बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त फ्रिंज, ये कुछ नहीं मालूम है। बस हम ये ले रहे हैं कि यहां पर C से Y दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर कहां कहां से चलने वाली? S1 और S2 से चलने वाली द्वितीय तरंगिकाएं क्या होती है? व्यतिकरण उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखो S1 से चलने वाली, P पर पहुंचने वाली और S2 से चलने वाली और P पर पहुंचने वाली के बीच क्या है बेटा? थोड़ा सा क्या है? पथ का अंतर। इसने कम दूरी तय करनी है, इसने ज्यादा दूरी। तो मैं क्या करता हूं? यहां से इस पर अभिलंब डाल देता हूं। ठीक है, ये n सब कुछ। ठीक है, क्या डाल दिया? n। तो यहां से चलने वाली ने कितनी ज्यादा दूरी तय करनी है? अंदाजे के हिसाब से कितना? लगभग H2n इतनी। तो यही पथांतर हो गया। ठीक है, मैं इसको केंद्रीय को यहां से मिला देता हूं। मान लेता हूं ये वाला कोण थीटा, तो ज्यामिति से ये वाला कोण भी कितना? थीटा। आ रहा है बेटा? चित्र आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा? दो तरीके हैं, दो तरीकों के आधार पर मैं सीधे निकालता हूं बेटा यहां पर। ठीक है, क्या? त्रिभुज S1 S2n और त्रिभुज PCO, ये दोनों क्या है? या त्रिभुज PCO में त्रिभुज PCO में ये वाला त्रिभुज है बेटा PCO, इसमें ये बेकाम का है, तो यहां पर निकाल लेता हूं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो गया बेटा? tan थीटा बराबर कितना? tan थीटा बराबर क्या? लंब बट्टे आधार, यानी कि PC अपॉन कितना? CO। PC अपॉन CO, P से लेकर C तक कितना है? Y।
ठीक है, सी से लेकर ओ तक कितना है, कैपिटल D, ठीक है। वैसे ही त्रिभुज क्या ले लिया आपने, S1 S2 N, S1 S2 N, इसमें निकाल लेता हूं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, लंब बट्टे काट, यानी कि S2N बट्टे S1 S2, S2N बट्टे कितना, S1 S2, S2N कितना है यहाँ पर, S2N तो क्या है, पथांतर, S2N, S1 S2 क्या है आपके पास, A, कितना हो गया, यदि कोण छोटे हैं, क्या चीज, कोण अगर क्या हो जाए छोटे, तो साइन थीटा को लगभग बराबर माना जा सकता है, साइन थीटा लगभग बराबर किसके, थीटा के, और ये लगभग बराबर किसके, टेन थीटा के। कब माना ऐसा, जबकि कोण थीटा क्या है, बहुत छोटा, और क्या है, बहुत छोटा। तो यहां पर बराबर कर देता हूं ना बेटा, कितना हो जाएगा, y अपॉन डी बराबर कितना हो गया, S2N अपॉन कितना, स्मॉल a, या S2N बराबर कितना आ गया, y अपॉन डी इंटू कितना, a, ठीक है बेटा। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d ले लेता हूं, दोनों रेखा चित्रों के बीच की दूरी कितना, स्मॉल d, तो a की जगह कितना आ गया आपके पास, स्मॉल d। ये कहां से कहां पर चलने वाली और पहुंचने वाली के बीच पथांतर आ गया, S1 और S2 से चलने वाली और बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच क्या आ गया, पथांतर आ रहा है ना बेटा, समझिए कहां कहां से चलनी है, S1 और S2 से कहां पर पहुंचनी है, बिंदु P पर, तो उनके बीच पथांतर y S2N बराबर कितना, y d अपॉन कितना, कैपिटल D, ठीक है बेटा। ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद बेटा उच्चिष्ठों या दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, उच्चिष्ठों के लिए, उच्चिष्ठों के लिए क्या हो जाएगा बेटा, उच्चिष्ठ जहां पर किस कला में मिलते हैं, समान कला में, यानी कि पथांतर कितना होना चाहिए, 0 या लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, यानी कि ये पथांतर कितना होना चाहिए आपके पास, ये जो है आपके पास कितना, ये पथांतर S2N का या तो कितना होना चाहिए, 0 या क्या, लैम्डा या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा और 4, या जिसको कह सकता हूं मैं कितना, N लैम्डा कहा जा सकता है बेटा। N लैम्डा का मीन्स क्या हो गया आपका, जहां पर N बराबर कितना, 0 1 2 3, यही तो आ जाएगा बेटा। 0 रखोगे तो कौन सी वाली फ्रिंज आ जाएगी, 0 रखने पर कौन सी वाली फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज, 1 रखने पर पहली दीप्ति फ्रिंज, 2 रखने पर दूसरी दीप्ति फ्रिंज, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपके पास कितना, y d अपॉन कैपिटल D बराबर कितना, n लैम्डा, या y बराबर कितना आ गया, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन कितना, स्मॉल d। एनवे के लिए निकाल रहे, एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए निकाले तो वाई एन बराबर कितना, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये आ गया बेटा, कौन सी फ्रिंज के लिए आ गया, ये एनवी दीप्त फ्रिंज। अगर एन बराबर 0 रखोगे तो वाई एन बराबर कितना आ जाएगा, 0। वाई एन क्या बता रहा है, यहां से क्या, उस दीप्त फ्रिंज की दूरी, नीचे से क्या, उस दीप्त फ्रिंज की क्या बताएगा, वो दूरी बता रहा है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। पहली केंद्रीय फ्रिंज निकालोगे तो एन की जगह कितना लगा, पहली दीप्त फ्रिंज निकालोगे तो एन की जगह कितना, 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, वाई एन बराबर कितना, लैम्डा डी अपॉन डी, हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो मीन्स यहां से कितनी ऊपर बनेगी पहली दीप्त फ्रिंज, 5 सेंटीमीटर। एन बराबर 2 रखोगे तो कौन सी दीप्त फ्रिंज निकल जाएगी, दूसरी दीप्त फ्रिंज निकल जाएगी। ये तो किसकी स्थितियां आ गई, दीप्त फ्रिंज। अब अदीप्त फ्रिंजों के लिए निकालें, अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ये पथांतर क्या, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, ठीक है। यानी कि ये पथांतर आपके पास अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो आएगा बेटा, वो क्या आ गया आपके पास, लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो क्या ये पथांतर S2N बराबर कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2,
एंड सो ऑन, ये तो आना चाहिए। या इसको लिख सकता हूं 2n-1 इंटू कितना λ/2, जहां n बराबर, केंद्रीय फ्रिंज तो हमेशा दीप्त बननी है, क्योंकि यहां पर तक आने पर सबके लिए पथांतर क्या रहना है, समान। ठीक है, तो n बराबर कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 सो ऑन। n बराबर 1 रखोगे, 1 रखने पर क्या आ जाएगा, 2-1 यानी कि 1 यानी कि λ/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि वो बिंदु है जहां पर आपको क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे बेटा, अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, यानी कि पथांतर ये आ गया बेटा, ये पथांतर किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो यानी कि इसलिए वाई डी अपॉन कैपिटल डी बराबर कितना, 2n-1 इंटू कितना λ/2, या यहां से y बराबर लैम्डा डी अपॉन कितना, स्मॉल। ये किसकी स्थिति आ गई बेटा आपके पास, किसकी स्थितियां, अदीप्त फ्रिंजों की। ये किसकी आ गई, दीप्त। यहां ये किसको बताएगा, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। ये किसको बताएगा, दीप्त। दीप्त के लिए पथांतर कितना कितना का, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा। ठीक है, और अदीप्त के लिए क्या, बट्टे दो उनके बीच, इनके बीच में क्या बनेंगी, अदीप्त फ्रिंज है, कितना λ/2 3 λ/2 5 λ/2। ठीक है, तो ये किसकी स्थिति आ गई, अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। इसके बाद एक और आता है फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई, जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती है ना, उनकी चौड़ाई कितनी होती है। देखो, एक दीप्त बनेगी तो उसके ऊपर भी कैसी होगी, अदीप्त, नीचे भी क्या होगी, अदीप्त। यानी कि 7वीं अदीप्त और 8वीं अदीप्त के बीच की दूरी किसकी चौड़ाई हो जाएगी, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी ना। ऐसी ये अदीप्त है, 7वीं अदीप्त और 8वीं, 7वीं बनी माना 5 सेंटीमीटर पर केंद्र से, 8वीं बनी माना 7 सेंटीमीटर दूरी पर, तो बीच में कितने का गैप रह गया, उस 2 सेंटीमीटर में क्या बनी होगी, दीप्त फ्रिंज। यानी कि 8वीं में से 7वीं की दूरी घटाओगे तो क्या निकल जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई। तो यहां पर फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर, ठीक है, अदीप्त फ्रिंज की यहां से निकाल सकता हूं yn+1, yn+1 -yn, यानी कि कौन सी फ्रिंज हो गई, n+1वीं दीप्त फ्रिंज माइनस क्या, nवी लगातार वाली होगी ना बेटा। ठीक है, n+1 की जगह कितना आ जाएगा यहां पर, n+1 लैम्डा डी अपॉन कितना, स्मॉल डी, माइनस कितना, n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये आ गया बेटा, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन ले लीजिए, n+1 माइनस कितना, n, क्या कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो बीटा बराबर कितना आ गया, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल। किसकी चौड़ाई आई है, नहीं बेटा, अदीप्त की। ये 7वीं दीप्त, वो 8वीं दीप्त, वो किसकी चौड़ाई आ गई है, अदीप्त फ्रिंज की। यहां पर देखो, ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई n से निर्भर नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कि सब अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई आपस में क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, आपस में बराबर होगी। वैसे ही दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं तो इससे निकाल लेते हैं ना, अदीप्त वाले से, nv का है मान लिया, तो कितना, वही क्या, बीटा बराबर कितना, yn+1 माइनस कितना, yn, यहां पर n की जगह क्या रखोगे, n+1, सॉल्व करोगे तो वो भी बीटा बराबर कितना आएगा, लैम्डा डी अपॉन कितना, स्मॉल डी। यानी कि यहां पर जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनती है, उनकी चौड़ाई आपस में क्या रहती है, समान। जितनी चौड़ाई की दीप्त फ्रिंज, उतनी चौड़ाई की क्या, अदीप्त फ्रिंज भी बनेगी। ठीक है, ये देखो, फ्रिंज चौड़ाई किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। जितनी ज्यादा आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होगी, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती जाएगी, उतनी ज्यादा। किस पर, पर्दे की दूरी पर। पर्दा जितना ज्यादा दूर रखोगे, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती जाएगी, उतनी ज्यादा होती जाएगी। इन दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी पर, रेखा छिद्र जितना नजदीक नजदीक होंगे, क्या चीज इनकी, फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, उतनी ज्यादा। अरे बेटा समझे, अब यहां पर देखना, लैम्डा है ना बेटा, ये तो कहां निकाली हमने इसकी फ्रिंज चौड़ाई, वायु में, जबकि सारा कहां रखा है आपने, वायु में। अगर पानी में डाल देंगे तो पानी में अपरेक्ष को डालेंगे तो वहां पर पानी में डुबाने पर तरंगदैर्घ्य क्या हो जाती है, परिवर्तित
तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाएगी तो फ्रिंज चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अरे बेटा समझ, ये वाला टॉपिक आज क्लियर कर बेटा इसको।